अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले किसी भी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए आपको। ठीक है। दूसरा, अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड चलाना नहीं आता है तो वो भी चलाना आपको देखना पड़ेगा, कहीं और से देखने आप। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आप आपके फाइल मैनेजर में जाओ, चाहे विंडोज में चाहे किसी में भी हो। एक नया अपन फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, नोड जेएस मास्टर मास्टर क्लास के नाम से। ठीक है, इसको खोलेंगे विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम पे। ठीक है, तो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीका है। वैसे तो आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो यहाँ से, नोड जेएस डाल के। नोड जेएस डालोगे, नोड जेएस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके विंडोज या फिर लाइनक्स या फिर जो भी आपका मैक ओएस है उसके लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो आप। ठीक है, इंस्टॉलिंग का प्रोसेस तो आप सब कर ही सकते हो, तो आप वो कर लेना। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके सिस्टम पर आपका नोड जेएस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपन टर्मिनल खोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नोड। नोड लिखोगे तो यहाँ पर आपको वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा, मेरा आ रहा है 14.18.1। कई बार क्या होता है, जो अपन यहाँ पर नोड.जेएस के अंदर पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें कई बार एरर आ जाती है, जबकि कोड सही लिखा होता है। तो वो क्या होता है, नोड.जेएस का आपका वर्जन भी वही होना चाहिए, या फिर आपके पैकेज वही उसी वर्जन के होने चाहिए। तो यहाँ पर वर्जन डिपेंड करता है, आपका वर्जन को आपका रखना है 14.18.1, यहाँ पर मेरा वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नोड.जेएस क्या है। देखो, ये बिल्कुल मैंने क्रोम खोला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से भी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे अपन, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कंसोल खोलेंगे। ये जो काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर काम हो रहा है, वही काम आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है यहाँ पर। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1+1 और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1+1, रिजल्ट आ गया मेरे पास 2। ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस जस्ट लाइक ए कंपाइलर। ये क्या है, आपके जो क्रोम ब्राउजर के अंदर, आपके यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर जो आपके जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है ना, जो कंपाइलर होता है जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट चलाता है आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर, वो कंपाइलर उठा के सिस्टम पे डालना ही नोड.जेएस है। किसी ने इसको बनाया था कि एक क्रोम से निकाल के और यहाँ पर चला दे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस कोई फ्रेमवर्क नहीं है, नोड.जेएस जस्ट ए कंपाइलर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, नोड.जेएस से आप जावास्क्रिप्ट चला सकते हो। जावास्क्रिप्ट अपन एक चला के देख लेते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे index.js, ये करके अपन फाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, C++ पे, तो सबसे पहले आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर ये लिखना होता है console.log, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना लिखेंगे आप। और यहाँ पे लिखेंगे नोड इंडेक्स की, अगर आपकी फाइल है, नाम इंडेक्स है आपकी फाइल का, तो आप डॉट लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इंडेक्स पूरा लिख सकते हैं, index.js, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सटेंशन के तीनों से काम करेगा ये। तो मैं कैसे भी चला लेता हूँ, मैं डॉट से चला लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका नोड.जेएस से जावास्क्रिप्ट चल गई। लेकिन अभी क्या है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अभी तो सिर्फ आपने एक फाइल चलाई जावास्क्रिप्ट की, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नोड डैश INIT इनिट। मतलब नोड इनिट का मतलब नोड नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा आपके लिए। प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन में क्या आता है वो देखकर अपन रिजल्ट देखेंगे अभी क्या आने वाला है। नोड इनिट इनिट कैसे करते हैं एक्चुअली, एक मिनट रुकिए, मैं जरा भूल गया। नोड इनिट, एक मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए। npm init, एक्चुअली यहाँ पर नोड इनिट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं npm init। कई बार क्या है, मैं कई बार नोड जेएस पे काम करता हूँ, लारावल पे काम करता हूँ, तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर npm लिखना है, अभी मैं बताऊंगा आपको npm क्या है। आप सिर्फ आपको लिखना है npm init, इतना लिखेंगे आप यहाँ पे। अभी यहाँ पर कुछ चीजें पूछेगा आपसे, क्या क्या चीजें आपको डालनी है यहाँ पर। तो देखो, पैकेज का नेम आपका क्या है, जो आपको पैकेज का नेम रखना है, ये बाय डिफॉल्ट तो क्या करता है, फोल्डर का नेम ले लेता है। अगर आपको कोई और नेम देना है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एंटर करोगे तो पैकेज का नेम लेगा। आपका जो वर्जन है वो लेगा, ये डिफॉल्ट वर्जन 1.0.0 है। एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपकी कुछ है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि नोड.जेएस मास्टर क्लास
ठीक है, इतना लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। एंट्री पॉइंट आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसका एंट्री पॉइंट कौन सा है, मेरा यही है, इसी फाइल से अपन एंट्री करेंगे। और टेस्ट कमांड है, अभी कमांड के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसको डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ। गिट रिपोजिटरी में आप जो भी अगर रिपोजिटरी बना रहे हो इसकी ओपन सोर्स बनाने के लिए, तो वो डाल सकते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। कीवर्ड्स आपके कुछ हैं तो वो डाल दें। ये सारी चीजें ऑथर आप डाल सकते हैं। मैं अभी ये सारी चीजें खाली छोड़ दे रहा हूँ। लाइसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी पूछेगा आपकी कि ये सारी डिटेल्स जो आपकी है ये करेक्ट है क्या। अगर आपको लगता है कि ठीक है करेक्ट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस, एंटर करेंगे, और आपकी यहाँ पे एक चीज बन जाएगी, पैकेज जेसन। ठीक, कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ अभी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनी है, पैकेज जेसन। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे राइट क्लिक करके नई फाइल करके, अगर आपको बनाना आता है तो। ऐसे जेसन फॉर्मेट है, जेसन अपने यहाँ पे लिखना है, की है इसकी और वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी पैकेज डॉट जेसन इंस्टॉल हो गई है। अभी अपन को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है npm, चाहे आप इंस्टॉल लिख दो पूरा, चाहे आप आई लिख दो। ये क्या करेगा, आपके नॉन मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, जो कि बाय डिफॉल्ट जो भी नॉन मॉड्यूल्स हैं वो जो भी इसको रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल कर देगा यहाँ पर। लेकिन अभी देखो क्या है, यहाँ पर मैंने एक भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर आपको लिखना होता है कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स को यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए इसने फोल्डर नहीं बनाया और कुछ भी नहीं डाला। बस ये डाला इसने नोट जेस मास्टर क्लास, जो कि बाय डिफॉल्ट यही वर्जन है, इसी का ओरिजिनल वर्जन है, मतलब यही पैकेज है। अपने क्या होता है नोट जेस के अंदर, पैकेज होते हैं, सारे पैकेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अभी देखना दोनों फाइलें खाली हैं, ये वाली फाइल भी खाली है, इसके अंदर कोई भी पैकेज नाम की चीज नहीं दिखेगी आपको, और ये वाली फाइल भी खाली है, इसके अंदर भी आपको कोई भी पैकेज नाम की चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा पैकेज इंस्टॉल करूंगा यहाँ पर। तो देखना आप यहाँ पर एक नॉन मॉड्यूल्स करके फोल्डर भी बन जाएगा, और फिर इनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स वाली पे इसको क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल नॉन मॉन। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, नॉन मॉन को अपन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर नॉन मॉन एक पैकेज है। अब ये पैकेज कहाँ से देखना है आपको, npm की ओरिजिनल वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे देखो npmjs.com पे आप जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आप आपने भी अगर कोई पैकेज बनाया ना, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। डालते कैसे है उसकी वीडियो में बाद में बना के आपको बता दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैकेज बनाया हुआ है, देखो कितने सारे पैकेज है। तो इन पैकेजों को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इन पैकेजों में क्या है, जैसा पैकेज अपन बना रहे हैं ना, वैसा ही पैकेज है वो। लेकिन उन्होंने भी कई बार इन्होंने भी क्या किया होता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई पैकेज यूज नहीं लिया होगा, हो सकता है इन्होंने भी कोई दूसरा पैकेज यूज लिया हो। ठीक है, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे आप लिखो npm इंस्टॉल नॉर्मल, इसको एंटर करोगे आप, तो देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका नॉन मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया है। और यहाँ पे आप जाओगे, पहले तो यहाँ चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक नई चीज आई होगी, डिपेंडेंसीज। इसका मतलब ये पैकेज जो मैंने अभी पैकेज बनाया नोड जेएस मास्टर क्लास नाम से, ये जो नोड जेएस मास्टर क्लास नाम से पैकेज है, ये किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड हो सकता है अभी के लिए, लेकिन ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, ये पैकेज इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप जाओगे पैकेज लॉग के अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज आ गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पैकेज जो अपना ओरिजिनल पैकेज है, कौन कौन से पैकेज पे डिपेंडेंट है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप की कौन सा पैकेज किस पे डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट है नोड.js मास्टर क्लास वर्जन 1 है, लोग फाइल वर्जन रिक्वायर्ड ट्रू जो भी कुछ है। ठीक है, डिपेंडेंसी के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसी आ गई है, देखो इसमें ये भी डिपेंडेंसी। अभी आप सोचोगे कि ये तो इंस्टॉल ही नहीं थी, तो ये डिपेंड कहाँ से होगा इसके ऊपर। ठीक है, ये तो मैंने कोई इंस्टॉल ही नहीं किया ना, सिर्फ मैंने डायरेक्ट नोड मोड इंस्टॉल किया है। देखो कितने सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल हुई है, ये डिपेंडेंसी है। और इनकी देखो आपको एक गिट रिपोजिटरी वगैरह यहाँ पर वर्जन वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इनकी जो आपकी एनपीएम की वेबसाइट पे जहाँ पर रजिस्टर हुए हैं वो मिल जाएगा आपको, कहाँ रजिस्टर बैंक का वर्जन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मतलब कि आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नोड मोन भी जो था ना, नोड मोन जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया वो भी इतने सारे पैकेजों के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है कि ये पैकेज भी किसी और पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि एक दो बता के दिखाता हूँ मैं पहले। देखते हैं अभी यहाँ पर देखो, ये डिपेंडेंसी है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, पूरी यहाँ पे एंड हो रही है। ये लाइन दिखेगी आपको, ये मैंने क्या है दूसरा थीम डाउनलोड किया, आपको मैं बता दूंगा कौन सी की है, तो वो आप करोगे तो यहाँ पर लाइनिंग दिख जाएगी आपको यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो लाइनिंग नहीं दिखती कई बार, तो आप पता नहीं चलेगा कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये एक डिपेंडेंसी है, ये एक डिपेंडेंसी है मेरी। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर तो रिक्वायर नाम से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इंटीग्रिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पैकेज जो है ना, ये वाला पैकेज भी इस पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, डीप लिंकिंग चल रही है, एक तरीके से आप डीप लिंकिंग मान सकते हो कि अपना ओरिजिनल पैकेज एक दूसरे के पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर पैकेजों को यूज लेते हैं। फिर ये वाला पैकेज भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, देखो आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो ये देखो ये आ गया पैकेज। ठीक है, ये ओरिजिनल पैकेज है यहाँ पर। ये देखो अब ये डॉट प्रॉप वाला पैकेज भी किसी दूसरे पैकेज पे डिपेंडेंट है इस पे। तो नोड जो मोड मैंने नोड मोड अभी इंस्टॉल किया था, वो भी बहुत सारे पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए पैकेज लॉग के अंदर सारी डिटेल्स आ जाती है, तो अपन को उससे पता रहता है कि कौन कौन से पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। कई बार अपन इसको काम में नहीं लेते, लेकिन ये काम की चीज है, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। अब आप देखोगे कि नॉन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल किया ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, इतने सारे पैकेज आ गए। ठीक है, अब ये एक एक करके आप इतने, अब सोचो अब नोड जेएस का फायदा क्या है। फायदा ये
कि अगर आप मान लो कि आपको नोड मोड बनाना है, ओरिजिनल खुद से नोड मोड बनाना है, तो उसमें देखो कितना सारा कोड लिखना पड़ता है, इतना सारा कोड लिखना पड़ता है आपको, इतने सारे तो फोल्डर ही बनाए हुए हैं इसमें, और इन सबों के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो इतना सारा कोड लिखने में आपको टाइम लगता है। तो क्या है कि जो काम किसी ने पहले से ही कर दिया तो आपको वो वापस से ना करना पड़े, इसके लिए अपन यहाँ पर नोड.js को काम में लेते हैं, इससे अपन एनपीएम को काम में लेते हैं। एनपीएम क्या है, यहाँ पर एनपीएम की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। अपन क्या करते हैं, जब नोड.js को इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एनपीएम से अपन पैकेज को मैनेज करते हैं। आप यहाँ पर पैकेज बना भी सकते हो खुद के, किसी दूसरे के पैकेज को यूज भी ले सकते हो, और खुद के बनाए हुए पैकेज को अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड कैसे करना है वो बाद में बता दूंगा, अभी तो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आई लिखना है, एनपीएम इंस्टॉल, और जो भी पैकेज का नेम है वो लिखोगे, आपने यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा वो पैकेज, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया अपना इतना। अब ये नॉन मोन क्या है, नॉन मोन क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये स्क्रिप्ट्स लिखी है, मैंने आपको बताया था, मैं बाद में बताऊंगा ये स्क्रिप्ट्स क्या है। यहाँ पर स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं, जो अपन यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे अपन, मेरे को अभी ये फाइल चलानी थी, तो मुझे लिखना था यहाँ पर नोड और index.js, ये फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नोड नोड लिखा मैंने, index.js लिखा, इस तरीके से मैं यहाँ पर नोड के थ्रू यहाँ पर मैं index.js को चला रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कोई एक स्क्रिप्ट हो जो चल जाए यहाँ पर। स्क्रिप्ट से क्या क्या होगा वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली स्क्रिप्ट से अपन पता क्या करेंगे, यहाँ पर वेब पैक भी इंस्टॉल करेंगे कई, जैसे अभी तो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बाद में अपन टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, और फिर आप SCSS को CSS में कन्वर्ट करोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह से होती है, ठीक है। तो अभी स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट ज्यादा डीपली में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे कि स्क्रिप्ट क्या है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर डेव लिखना है, डेव लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। जो भी नाम लिख रहे हो यहाँ पर वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हटा दो। टेस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पर बनी हुई थी, मैंने वो हटा दी क्योंकि वो अपने काम की नहीं थी। मैंने यहाँ पे लिखना है नोडमोन और डॉट, सिर्फ इतना लिखूंगा। अभी ये नोडमोन को काम में लेने का एक तरीका है, मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो कि बाद में बताऊंगा। अभी इस तरीके से क्या होता है, नोडमोन क्या करता है, अगर आपने इस फाइल को दोबारा से सेव किया तो ऑटोमेटिकली नोडमोन जो अपना सर्वर है या फिर जो अपनी फाइल है ना, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है, मतलब रिकम्पाइल होती है दोबारा से फाइल, ठीक है। तो नॉर्मल क्या करता है कि जितनी भी फाइल्स है ना अपनी, उन सारी को है ना वो दोबारा से रिकम्पाइल करता है। जैसे कि मैंने इस फाइल पे सेव किया तो ठीक है, फाइल रिकम्पाइल हो जाएगी, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक नई फाइल बनाई है, मान लो index.html, इस फाइल पे कुछ सेव किया तो वो रिकम्पाइल नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल को ही देखता है कि उसको रिकम्पाइल, जैसे ही उस फाइल में चेंजेस होंगे तो वो अपनी स्क्रिप्ट को रिकम्पाइल करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बनाया test.js करके फाइल बनाई, और मैं नहीं चाहता ऐसा कि मैं जब इस फाइल को चेंज करूँ तो नोड नोड जो अपना नोड से अपना स्क्रिप्ट चल रही है, जो अपना कोड चल रहा है वो रिकम्पाइल हो, तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पर सेपरेट कर दूंगा। वो आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं ये 2 फाइल डिलीट कर देता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया होगा ना नॉन वन, तो मैं उसको बाद में, आप वीडियो देख लेना तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर देता है, अच्छा क्लोज नहीं, एक बार सेव कर लेते हैं इसको, सेव कर लिया मैंने, इसको क्लोज करेंगे आप। अब यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी index.js थी, ठीक है, और नोडमोन था, तो मेरे को क्या करना है, नोडमोन के बाद में जो भी फाइल मुझे चलानी है, स्टार्टिंग पे जो फाइल चलानी है मुझे, वो फाइल मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ index.js चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया, आप इंडेक्स भी लिख सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद में अगर आपको जब भी स्क्रिप्ट चलानी हो ना, स्क्रिप्ट से आपको कोड चलाना हो, अभी अगर मैं डायरेक्ट कोड चलाऊंगा तो नोडमोन काम नहीं करेगा, यहाँ पर मैं index.js लिखूंगा तो कोड नोडमोन काम नहीं कर रहा, ठीक है। डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आपका, ये नोड.js काम कर रहा है आपका। अगर आपको नोडमोन ये जो पैकेज.json के अंदर स्क्रिप्ट लिखी है इसको चलाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm रन, और जो भी आपकी स्क्रिप्ट का नेम था वो, मेरी स्क्रिप्ट का नेम क्या था, डेव। डेव मतलब मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी के लिख दिया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट बना सकते हो, जैसे डेवलपमेंट के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, ठीक है, बीटा वर्जन के लिए अलग, ऐसे अलग अलग तरीके से आप स्क्रिप्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने एक डेवलपमेंट के लिए स्क्रिप्ट बना दी यहाँ पर, तो आपको लिखना है npm रन डेव, कितना लिखेंगे, मैं एंटर करूंगा तो नोड जेस देखो अपना नोड मोड अपना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी आगे देखो क्लोज नहीं हुआ, उस टाइम पर ये क्लोज हो गया था जब मैंने उससे चलाया था। अब आप देखो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करो, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने कर दिया हेलो हिमांशु, ये मैंने कर दिया हिमांशु, मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो मैंने अभी भी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तब ये स्क्रिप्ट चलेगी। देखो मैंने कंट्रोल से प्रेस किया तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पर चल गई, ठीक है। अब देखो हेलो वर्ल्ड की जगह ये जो भी अपने कोड था वापस से रिकम्पाइल हुआ, और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब मैं उससे पहले आपको बता दूं, आगे कोड करने से पहले सबसे पहले कुछ चीजें आपको मैनेज करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिस्टम जो है ना, जो भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि आप जब कोड लिखो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, नहीं तो आपको कंसोल लॉग लिखने में ही 1 घंटा लग जाएगा, और आपने कहीं कहीं कुछ लिख दिया और कोड भी आपका फॉर्मेटेड नहीं है तो आप कोड ढूंढ नहीं पाओगे। आपको पहले ही कोड लिखना नहीं आता, ठीक है। अगर आपको सही से लिखा हुआ कोड दिखा नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे, आपको फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। अगर आपका कोड सही से लिखा हुआ है तो आप प्रॉब्लम फाइंड कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन जो मैं बताता हूँ, जो आपके ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले तो कोड तो फॉर्मेट करके रखेगा, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। आपको यहाँ पर जाके प्रीटियर लिखना है, और ये प्रीटियर को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ कोमा दबाना है। इस पे कंट्रोल के साथ कोमा दबाओगे यहाँ पर तो आपकी सेटिंग खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सेटिंग वाली जो भी फाइल है वो खुल जाएगी यहाँ पर। आपको यहाँ पे लिखना है ऑन सेव, इतना लिखेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, एडिटर कोड एक्शन ऑन सेव, और ये फॉर्मेट ऑन सेव, तो ठीक है। इसको टिक, आपका ये टिक नहीं रहेगा तो इसको टिक करना है, ठीक है। इसको टिक करोगे तो आपका आप क्या करेंगे, जब भी आप कोड को सेव करोगे तो आपका वो कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ करके,
और दूसरी बात ये है कि अभी आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कोड फॉर्मेट तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारी, जैसे कि अभी मैंने एक पैकेज काम में ले लिया प्रीटियर को और भी पैकेज है फॉर्मेट करने के लिए। ब्यूटीफाई करके भी यहाँ पर आप पैकेज सर्च करोगे ना, ब्यूटीफाई, देखो BEAUTI ब्यूटीफाई, देखिए ये पैकेज भी है। तो अब बाय डिफॉल्ट ये जो अपना VS कोड है, कौन से पैकेज को यूज ले वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट P दबाओगे, इस तरीके से देख लेना, ये लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर, एक ग्रेटर देन का जो भी लेस देन का जो भी साइन है वो लिखा आना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मेट, ठीक, फॉर्मेट इतना लिखोगे सिर्फ। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे ना, ये देखो यहाँ पर कमांड भी दे रखी है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे तो उससे भी आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर आप एक चीज देखो, मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ और यहाँ पर भी ये कोमा लगा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर सॉरी कोमा नहीं, डबल क्वार्टर्स को सिंगल क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डबल क्वार्टर्स में हो गया। ये स्टार्टिंग में आपके पास ऐसा नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो, तो आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और इसको एंटर करना है, ठीक है। एंटर करोगे तो अभी तो मेरा तो फॉर्मेट हो गया, लेकिन कई बार आपका पूछेगा वो कि बाय डिफॉल्ट आप कौन सा फॉर्मेटर यूज लेना चाहते हो, तो वो आप सेलेक्ट कर लें वहां से, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी मैं देखो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे प्रीटियर के साथ। ये तो हो गया प्रीटियर की जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के साथ जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ पर यूज दे रहा है वो। अभी अपन क्या करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करेंगे कि प्रीटियर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। लाइक मान लो कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर सिंगल क्वार्टर्स में कन्वर्ट हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखनी है यहाँ पर। तो कहाँ लिखनी है वो अपन को पता होना चाहिए, वो फाइल होनी चाहिए कोई ना कोई यहाँ पे लिखनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट फाइल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा कंट्रोल शिफ्ट, वापस में कमांड चलाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट P और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रीटियर क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फाइल बनाने के लिए पूछ रहा है। आप ये चीज देख ले कि कहीं पर भी ना बना दे फाइल, जो आपका मेन रूट प्रोजेक्ट है ना, ये मेरी रूट डायरेक्टरी, यहाँ पर मेरे नॉन वीडियोस और ये फाइल्स पड़ी हुई है, यहीं पे बनाना है। बस इसको सेलेक्ट करना है, ओके रखना है, ओके दबाएंगे। यहाँ पर देखो ये आपकी पैकेज के लिए जो भी आप इसकी जो भी प्रॉपर्टी है जिससे फॉर्मेट कर रहा है उसकी ओवरराइट करना चाहते हो, तो ये आपका पैकेज फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पर बन के आ गई, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, बाय डिफॉल्ट दो चीज है, टैब विड्थ और यूज टैब्स। तो टैब्स को यूज करने, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से पूछिए। यूज टैब विड्थ का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर टैब दबाते हो, ये टैब दबाते हो, मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 ले रहा है और मैं यहाँ पे सेव करूंगा इसको, जैसे कि मान लो मैं एक बार और कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल लो और कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर एच, और यहाँ पर अब मैं दबाऊंगा टैब, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 4 ले लिया इसने, अभी यहाँ पर स्टार्टिंग पे ले गया यहाँ पर। तो अब क्या करते हो, जब आप इफ जैसे इफ एल्स कंडीशन लिख रहे हो, जैसे ये लिख के दिखाता हूँ, इफ ट्रू, डायरेक्ट लिख देता हूँ इफ ट्रू, तो यहाँ पे कंसोल कर दो इसको, अगर ट्रू है तो कंसोल कर दो इसको। मैंने सिर्फ सेव किया तो देखो ये यहाँ पर देखो, अभी मैंने 4 विड्थ दे रखी थी यहाँ पर, देखो मैं स्टार्टिंग से 4 दे देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अब टैब देने से क्या होता है कि 4 स्पेस चले जाते हैं, 1 2 3 4 स्पेस चले गए, ठीक है। यहाँ पर अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा हुआ है, टैब विड्थ 2। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको सेव करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर यहाँ पर 2 स्पेस यहाँ से हटा देगा। ये देखो मैं सेव करूँगा और इसने हटा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि इस तरीके से हट जाए वो। तो 4 की टैब जो 4 टैब बाय डिफॉल्ट VS कोड लेता है तो वही रहनी चाहिए, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। अब देखो, अब मैं वापस इसको टैब दबाऊंगा, 4 स्पेस है, सेव करूंगा तो देखो अब 4 पे ही है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ, ठीक। अगर बस चेंजेस क्या होगा, मान लो मैंने इसको सिंगल क्वार्टर्स के अंदर लिख दिया और मैं इसको सेव करूंगा डबल क्वार्टर्स में हो जाएगा। मान लो आपने ये नहीं लगाया लास्ट में सेमीकोलन, और इसको सेव करेंगे सेमीकोलन वापस ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब देखो क्या है, जो आपकी C++ थी इसमें जो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर है ना, आपकी जरूरी था कि आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाएं, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी अच्छी है, आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोड आपका चल जाएगा यहाँ पर। वैसे तो मैंने यहाँ पर PTL लगाया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो लगा ही देता है यहाँ पर, लेकिन आप नहीं लिखोगे तब भी आपकी एरर नहीं आएगी यहाँ, ठीक है। ये तो होगी कुछ बेसिक चीजें। अब चलते हैं थोड़ी एडवांस चीजों पे। अब देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि नोड.जेएस आपका सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर है। कंपाइलर मतलब कंपाइलर बोल सकते हो आप इसको, वैसे जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है तो कंपाइलर बोल सकते हो। आप आपके जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उसको कंपाइल करता है, ठीक है, सिर्फ कितना करता है, इसका काम इतना है। अब यहाँ पर आपने सुना होगा API हो गया और मिडिलवेयर हो गया, MVC मॉडल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, उसका नोड.जेएस से कोई लेना देना नहीं है। वो स्ट्रक्चर आप खुद बनाते हो। आप चाहो तो आप क्लीन आर्किटेक्चर यहाँ पर बना सकते हो, चाहो तो आप MVC मॉडल बना सकते हो। हर बंदे का कोड लिखने का तरीका अलग हो सकता है। मैं अभी यहाँ पर जो मेरे को अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैंने लिखा है मैं आपको वो बता दूंगा। आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके आप नया तरीका बना सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, जैसा आप मैं लिख रहा हूँ वैसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को भी क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो सर्वर है मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब मैंने इतना लिखा था कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि उससे प्रिंट होना है। इफ एल्स कंडीशन जितने भी आप प्रोग्रामिंग जो भी आप इफ सी में लिखते हो, C++ में लिखते हो, PHP में लिखते हो, वैसे यहाँ पे इफ लिखनी है। तो अभी आपको वो समझ में आ गया होगा, आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि अभी ये मैं PHP लिख रहा हूँ या फिर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अलग से नहीं बताऊंगा, आप जब कोड करते चले जाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट आपको आ जाएगी, ठीक है। ऐसा अलग से सीखने की जरूरत नहीं है आपको। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या होता है कि आपका डेटाबेस। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एपीआई आपको जो भी अभी जो अपन प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, इसमें मेन पर्पस क्या है आपका, एपीआई बनाना, ठीक है। बैकएंड के लिए जो आप ऐप बना रहे हो चाहे वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए एपीआई बनाना।
एडमिन पैनल पे मैं बाद में आऊँगा, जो कि अपन ने बना रखा है आसानी वाला, उसी को अपन चेंजेस करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि उसको मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। अगर मैं उसी चीज़ों को वापस से स्टार्टिंग से करूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने निकल जाएँगे। जो काम मैंने 6 महीने का काम जो मैंने पहले ही कर दिया, तो मैं उसे वापस क्यों करूँ? हाँ, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बार-बार उस चीज़ को बनाएँगे नहीं हम, ठीक है? और ऐसा क्यों है कि मैं उसी एडमिन पैनल को काम में ले रहा हूँ, किसी और को नहीं ले रहा। एक्चुअली क्या है, मैं उस एडमिन पैनल के साथ फ़ैमिलियर हो गया हूँ। मुझे पता है कि कौन-सा कोड कहाँ लिखा हुआ है। कोई दूसरा एडमिन पैनल अपन काम में लेंगे, तो आपको 15-20 दिन, 1 महीना तो इसी चीज़ में निकल जाएगा कि आपका कोड कौन-सी चीज़ का कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? और ऊपर से आप महीना भर भी निकल जाएगा, फिर भी आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन-सा कोड कहाँ लिखा है। तो कोड अगर आपने खुद ने लिखा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन-सा कोड कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको आसानी वाला एडमिन पैनल का पूरा सोर्स कोड बता दूँगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। आपको सारी चीज़ ए टू ज़ेड समझ में आ जाएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो अब अपन क्या है, मेन पर्पस क्या है अपना एपीआई बनाना। एपीआई बनाने के लिए देखो क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको आईपी के बारे में आना चाहिए, जो कि मैंने अभी पहले वाले ब्लॉग पे लिखा था। आईपी के बारे में आना चाहिए, आपको पोर्ट के बारे में आना चाहिए, ठीक है? और भी 1-2 चीज़ें और हैं जिनके बारे में आपको आना चाहिए। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपन एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अपन क्या करेंगे थ्योरेटिकली मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, रुको एक बार। 1 मिनट रुको, मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ पहले कि करना क्या है, प्रोसेस अपना क्या है, उसके बाद कोड पे चलेंगे अपन, ठीक है? ठीक है? तो ये देखो मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, एक्चुअली अभी कर देते हैं। देखो अपना मोटिव क्या है यहाँ पर, मोटिव बताता हूँ मैं अपना मोटिव क्या है पहले, उसके बाद अपन कोड पे चलेंगे। सबसे पहले अपन को क्या बनाना होता है, जो भी अपना ऐप है, उसके लिए एपीआई बनानी होती है। एक्चुअली में क्या है, जो भी अपन प्रोसेस कर रहे हैं ना, पहले प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। कोड तो आप कर ही लोगे, कोड तो सबको आता है यहाँ पर लिखना, सी, सी प्लस प्लस सब यहाँ पर एक्सपर्ट है, मुझसे भी ज़्यादा आता होगा कोड लिखना, लेकिन करना क्या है, वो पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो इन्फो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन से हो रहा है। अपन ऐप को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे लेते हैं, बस 2 ही काम होते हैं यहाँ पर, तीसरा कोई काम नहीं होता है। सिर्फ 2 ही काम होता है कि आप ऐप पे इन्फॉर्मेशन, ऐप या फिर वेबसाइट जहाँ पर भी कहीं एक्सटर्नल जगह भेजना चाहते हो ना, वहाँ पर सिर्फ 2 ही काम होते हैं, या तो आप इन्फॉर्मेशन लेते हो या फिर आप इन्फॉर्मेशन देते हो। बस इन्फॉर्मेशन लेने देने का जो तरीका है, वही अलग होता है। आप चाहे से कॉपी पेन से लिख के दे दो, चाहे बोल के दे दो इन्फॉर्मेशन, वो तरीके अलग-अलग हैं। बस आपका 2 ही काम होता है, इन्फॉर्मेशन लेना और देना। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या लेते हैं अपन काम में एपीआई, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, सबको पता है थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पता है तो वो आप बाहर से देख लें। क्योंकि मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है आपको नोड.जेएस बताना, एपीआई के बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा मैं। तो ये एपीआई है आपकी, एपीआई आपने बना दी। एपीआई का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके ऊपर यूआरएल दिख रहा है, ये ऊपर यूआरएल ना, यही एपीआई है। अब देखो ये तो आपका डोमेन हो गया और ये हो गया आपका राउट, ठीक है? यहाँ पर आप इसको एपीआई मान सकते हो, ये हो गया आपका राउट, एक मिनट, ये हो गया आपका राउट, इसको आप एपीआई मान सकते हो इस तरीके से। एपीआई का मतलब क्या है कि ये तो डोमेन आपका रहता ही है, उसके बाद में अलग-अलग राउट्स के ऊपर अलग-अलग फंक्शन काम करता है और अलग-अलग आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब यहाँ पर ऐसे ही जैसे टेलीग्राम में इसका जेड वर्जन भी अलग-अलग तरीके के वर्जन है यहाँ पर, तो आप जेड करोगे तो ये देखो ये अलग से रिस्पॉन्स दिख रहा सेम है, लेकिन अलग फंक्शन काम कर रहा है। इस राउट पे अलग फंक्शन काम कर रहा है और आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है वो, ठीक है? तो इस एपीआई पे मान लो यहाँ पर एपीआई बनाएँगे पहले अपन, एपीआई लाइक 1-2 मैं बता देता हूँ आपको कैसे एपीआई होगी। एपीआई मान लो आपकी हो गई। मेन डोमेन तो अपना मेन डोमेन आप मान लो यहाँ पर हो गया google.com, मेन डोमेन तो ये मान लो आप आपका google.com। और आपको 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे इसी मीटिंग को, ठीक है? 2 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें एपीआई बनाने के लिए। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको प्रोटोकॉल्स, ठीक है? उसके बाद में आपको पता होना चाहिए आईपी, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए डोमेन, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके बाद में आगे आपके पास पोर्ट पता होना चाहिए क्या होता है? पोर्ट के बाद इतनी चीज़ें तो आपको कम से कम मिनिमम से भी मिनिमम आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता हो पाएगी तो आप एपीआई नहीं बना पाओगे, ठीक है? ये पता आपको होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? अब देखो अगर ये आपको नहीं भी आती ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पर मैंने बता रखी है चीज़ें, आप यहाँ पे जाओगे, इस ब्लॉग को आप खोलोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है? देखो आप, मैं पहली बात तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको अगर ऐप बनाना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे बनाना है, तो पहला ही लिखा है मैंने, दूसरा बाद में लिख दूँगा। यहाँ पर क्या है, ये जो मैं वीडियो है ना, इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट से डायरेक्ट मैं कंपाइल करके बता दूँगा आपको कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो भी आईपी-वाईपी के बारे में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को बताने बैठूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बताने में, ठीक है? तो आप ये वाली चीज़ें यहाँ से देख लें और बाकी की चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आप वहाँ से देख लेना, बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एपीआई बनानी है, ठीक है? एपीआई बनाने पे क्या होगा? एपीआई बनाने के बाद होता होगा क्या और एपीआई है क्या है यहाँ?
एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल डोमेन है उसके बाद जो भी आप कुछ लिख रहे हो यूआरएल के बाद, वो आप एक तरीके से एपीआई मान लो, वो एपीआई है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो आपका एक यहाँ पर यूआरएल है स्लैश यूजर, ये करके यूआरएल है, स्लैश यूजर और भी मान लो यहाँ पर स्लैश यूजर लिस्ट मान लो, ये आपका यूआरएल है। और उसके बाद में यहाँ पर स्लैश यूजर ऐड करके यूआरएल है एक, ठीक है। एक आपका मान लो यहाँ पर स्लैश यूजर डिटेल स्लैश 2, ठीक है। ये ऐसे अपने पास यूआरएल है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, इस यूआरएल पे एक अलग फंक्शन कॉल होता है, इस यूआरएल पर भी सेम अलग फंक्शन कॉल होता है, और इस यूआरएल पर भी सेम अलग फंक्शन कॉल होता है। इन तीनों पे अलग अलग फंक्शन कॉल होगा, इन तीनों यूआरएल पे अलग अलग फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी अपना यूजर इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये फंक्शन है जो फंक्शन कुछ भी कर सकता है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको वापस से एक रिस्पॉन्स भेजेगा। फंक्शन पता है ना क्या करता है, फंक्शन अपन को रिटर्न करके देता है, कोई भी चीज उसको रिटर्न कर देता है। अपन यहाँ से रिटर्न करेंगे कोई चीज, जब तक आप यहाँ से रिटर्न नहीं करोगे ना इस फंक्शन से, तो जब भी यूजर ने इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो यहाँ पर लोडिंग ही करता रहेगा। ये जो लोडिंग वाला जो आप साइड देखते हो ना यहाँ पर, ये लोड ही करता रहेगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद, जैसे इनकी लिमिट रहती है कुछ, थोड़ी देर बाद वो बता देगा कि नो रिस्पॉन्स, और स्टेटस कोड कुछ 1 करके आता है शायद, नो रिस्पॉन्स का मुझे एक्चुअली याद नहीं है। लेकिन अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो 1 करके कोई स्टेटस कोड है जो उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा तो अपने यूजर को मिल जाएगी वो वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अपन क्या भेजते हैं यहाँ से, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कोई भी डेटा भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी फंक्शन काम करेगा, ये भी कुछ रिटर्न करेगा, और यहाँ से फंक्शन काम करेगा, ये भी कुछ रिटर्न करेगा। अब देखो ये जो एपीआई है ना, एपीआई अपन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैकेज काम में लेंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करके एक पैकेज है यहाँ पर, उसको अपन काम में लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस वाले पैकेज को काम में लो, आप खुद से भी बना सकते हो, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहले आप अपन एक्सप्रेस को काम में ले लेंगे, एक्सप्रेस के बाद बिना एक्सप्रेस के भी मैं यहाँ पर राउट्स बना के दिखाऊंगा, विदाउट एक्सप्रेस के भी। लेकिन अपन यहाँ पर एक्सप्रेस को ज्यादातर काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ओपन सोर्स है, तो सारे कोलैबोरेट करके देखो यहाँ पर कितने सारे डाउनलोड है, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं, देखो 3 कोलैबोरेटर है यहाँ पर, 3 कोलैबोरेटर यहाँ पर बंदे करते हैं। तो अगर 3 यूजर यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हो, और वो भी 2 साल लास्ट पब्लिश हुआ था, 2 साल पहले, पर अगर अभी से अपन इसको बनाने लगेंगे तो यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा, अपन को बहुत पीछे अपन काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये। तो इसलिए अपन इस पैकेज को काम में ले लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐसी है जो अपन को जरूरत पड़ेगी। राउट्स के अलावा भी और भी चीजें हैं, मिडिलवेयर वगैरह, वी इंजन वगैरह, वो भी है, जो कि इसी से काम हो जाएगा अपना एक्सप्रेस से। अगर अपन एक्सप्रेस काम में नहीं लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा बस, और होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर अपन को एपीआई बनानी है, अपन पहले इतना जो प्रोसेस बताया है मैंने, इतना प्रोसेस अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन एक्सप्रेस को काम में लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सप्रेस को इंस्टॉल यहाँ पर करने के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख रखा है इंस्टॉल कैसे करना है। इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आप आपके विजुअल यहाँ पर मैंने जैसा पहले छोड़ा था वैसा का वैसा कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा, और ये मैं इंस्टॉल कर लूंगा इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा अब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा आपका एक्सप्रेस डॉट जेसन, और वर्जन आप चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या है, आपका जो वर्जन होता है ना, उसके कोड लिखने का तरीका अलग हो जाता है वर्जन चेंज होते ही। तो अभी मेरा वर्जन ये है 4.17.1, इस वर्जन को काम में ले रहा हूँ। तो ठीक है, इस वर्जन को काम में लेने के लिए आप इंडेक्स वाली फाइल को खोलेंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कोई भी आईपी, जो आईपी के बारे में आपको पता नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कहां से देखना है। आपको किसी एक आईपी पे अपन को क्या करना है, यहाँ से एक सर्विस चलानी है। सर्विस का मतलब क्या है, अपन को एक बैकएंड बनाना है किसी ऐप के लिए। तो बैकएंड बनाने का मतलब आप एक सर्विस चलाना चाहते हो किसी भी ऐप के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो उस सर्विस को चलाने के लिए मैंने आपको ब्लॉग पे लिखा है कि आपको एक आईपी की और एक पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपन को आईपी और पोर्ट को उस सर्विस को चालू कर देना है। अब वो सर्विस क्या करेगी, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो लिसन करती रहेगी, वो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी जो भी यूजर है, कोई भी यूजर आपका यूआरएल, उसको यूआरएल को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसको लिसन करता रहेगा कि हाँ वो पर्सन इस यूआरएल को लेना चाह रहा है, या फिर आपके और किसी यूआरएल को लेना चाहता है, किसी भी यूआरएल को लेना चाहता है, या फिर कुछ और करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए आपको एक सर्विस यहाँ पर ओपन करके रखनी पड़ेगी। उस सर्विस को कैसे ओपन करते हैं, उसका कोड आपको अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एक्सप्रेस की वेबसाइट पे या npm.js पे जाएंगे, एक्सप्रेस का पैकेज खोलेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है आपको क्या करना है। तो सिंपल सा ये जो कोड लिखा हुआ, इतना सा कोड आपको कॉपी करना है, और यहाँ पर आपके VS कोड के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है, इस एक्सप्रेस से एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप पे क्या है, अपन चीजें चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कि कौन सी यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है और कौन सा फंक्शन कॉल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपके एक यूआरएल है, उस पर रिक्वेस्ट आएगी और एक फंक्शन कॉल होगा और कुछ वैल्यू वो रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस हो रहा है, ये आपका यूआरएल है, ये आपका फंक्शन है, और ये यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, आप यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हो। रिस्पॉन्स सेंड यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जब भी आप यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड करते हो तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देता है वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर अपन रिटर्न लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन यहाँ पे एंड जाएगा, ये फंक्शन है। तो ये जो ऐप डॉट गेट है, अपन ने एक्सप्रेस से एक ऐप बना लिया, ऐप के अंदर अपन ने ऐप की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हैं अपन एक्चुअली। यहाँ पर ऐप के अंदर गेट नाम की प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, ठीक है। ये ओवरराइड करना जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, ये एक्चुअली एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस को अपन काम में ले रहे हैं। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताऊंगा तो उसी में मेरे को 2 दिन तो वही क्लास, उसी की क्लास में लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना देखो, ये ऐप है, इसके अंदर एक गेट नाम की प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है जो भी मुझे पता नहीं, लेकिन अपन इस ऐप को ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर गेट नाम की प्रॉपर्टी, गेट यहाँ पर मेथड है, जो क्या होता है अपने एपीआई के लिए मेथड्स रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं मेथड्स कौन कौन से तरीके के रहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक अपने पास रहता है गेट मेथड, ठीक है।
गेट पोस्ट पुट डिलीट। ये अपने पास यहाँ पर 4 तरह के मेथड रहते हैं। 5वां और भी तरीके के हो सकता है, लेकिन जनरली अपने 4 तरीके के मेथड को काम में लेते हैं। अब इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 मेथड है, गेट और पोस्ट। अगर आपको गेट और पोस्ट आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पुट और डिलीट भी आए। आपका गेट आप सिर्फ और सिर्फ गेट और पोस्ट मेथड से भी आप गेट और पोस्ट छोड़ो, आप सिर्फ पोस्ट से भी और सिर्फ गेट से भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐप पूरा का पूरा ऐप डेवलप करके रख सकते हो। लेकिन प्रॉपर तरीका ये कि आपके चारों मेथड से अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो आपको काम करने में सिर्फ आसानी होगी। ठीक है, इसलिए अपने 4 तरीके के मेथड यहाँ पर काम में लेंगे। अब आपको नाम से पता चल रहा है, गेट मेथड आप काम में लेते हो कोई भी फाइल लेने के लिए, मतलब कोई भी डिटेल्स लेने के लिए, कोई भी डेटा लेने के लिए। पोस्ट मेथड कब काम में लेते हो, कोई भी डेटा देने के लिए। जैसा पोस्टमैन करता है ना पोस्ट, तो वही है कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा भेज रहे हो। पुट मेथड काम करता है, आपको कोई भी जो भी मान लो कोई यूजर आपका रजिस्टर है, उसके यूजर की डिटेल आपको अपडेट करनी है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर पुट मेथड काम में लेते हैं। कई बार उस सिचुएशन में अपन पोस्ट मेथड भी काम में लेते हैं अपडेट करने के लिए। वो अपने मतलब लॉजिक के ऊपर है कि अपन कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपन यहाँ पर पोस्ट मेथड और पुट मेथड काम में लेंगे। और लास्ट डिलीट मेथड तो आपको पता चल रहा है, कोई भी यूजर डिलीट करना है, कुछ भी चीज डिलीट करनी है, कोई भी यूजर फिर कोई भी डेटा डिलीट करना है आपको, तो उसके लिए आप डिलीट या मेथड यहाँ पर काम में ले सकते हो। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके मेथड है। अभी के लिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप डॉट गेट। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर गेट मेथड काम में ले रहे हैं अपन। यहाँ पर ऐप डॉट यूज करके होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा काम में क्या आता है। कई बार आप कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखोगे। अभी यहाँ पर गेट मेथड काम कर रहा है आप, ठीक, ऐप के अंदर गेट नाम का मेथड काम कर रहा है। इसका मतलब अगर इस यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन कॉल होगा। अपन एक ही यूआरएल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे गेट पोस्ट पुट डिलीट, चारों तरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, भेज नहीं रहे यहाँ से, रिसीव कर रहा हूँ। भेजेंगे तो अपन कहीं और से। अब ब्राउजर से क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट जब आप यूआरएल पे डालते हो ना, यूआरएल पे डाल के और एंटर करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये गेट रिक्वेस्ट भेजता है। जो अपना ब्राउजर है ये गेट रिक्वेस्ट भेजता है। पुट रिक्वेस्ट, पुट डिलीट वगैरह आप यहाँ से नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा। आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन नहीं, यहाँ पर आपको थंडर क्लाइंट आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप थंडर क्लाइंट भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, ये रहा थंडर क्लाइंट। चाहे तो आप थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे तो आप पोस्टमैन इंस्टॉल कर सकते हो, आप तरह तरीके की चीजें कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं थंडर क्लाइंट आपको रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि क्या आपका वीएस कोड में इंस्टॉल हो जाता है तो आपकी रैम वगैरह कम, जिसका मान लो अभी आप लर्निंग पीरियड में हो तो आपकी रैम वगैरह लैपटॉप की कम रहती है। तो इसलिए आप उसको यहीं पे इंस्टॉल कर लो, तो आपका इसी वीएस कोड के अंदर ही काम हो जाएगा। क्योंकि जो ये वीएस कोड है ना, विजुअल कोड स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है सॉरी, ये भी आपको मैं बता दूं कि क्रोम ब्राउजर पे बना हुआ है। और इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट चल रही है, जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, ये क्लिक कराने पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये भी जावास्क्रिप्ट है। ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट से चल रहा है। ये पूरा का पूरा विजुअल स्टूडियो कोड इलेक्ट्रॉन जेएस पे बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जेएस भी आपकी नोट से ही चलती है। ठीक है, तो इसलिए आपको तो क्या कर रहे हो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप अगर कुछ भी चीज खोल रहे हो ना, तो आप जानते हो कि क्रोम ब्राउजर की अगर आप एक टैब को भी खोलते हो तो 500 एमबी रैम आपकी जाती है। ठीक है, 500 एमबी रैम अगर आपकी एक टैब की जा रही है और दूसरी टैब भी खोल रहे हो तो 100-200 एमबी और चली जाती है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही पोस्टमैन भी क्या है, क्रोम ब्राउजर पे, क्रोम के जो इलेक्ट्रॉन जेएस पे बना हुआ है, जहां तक मुझे याद है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन जेएस पे बना हुआ है, कंफर्म है मुझे। पोस्टमैन आपका इलेक्ट्रॉन जेएस पे ही बना हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रॉन जेएस पे बना हुआ है और एक और क्रोम खोलोगे तो 500 एमबी रैम फिर चली जाएगी और आपकी 2-4 जीबी रैम वैसे ही रहती है, तो भर जाएगी। इसलिए मैं आपको थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करवा रहा हूँ। इसकी भी मैंने ऐड देखी थी कहीं यूट्यूब पे कहीं देखी थी, तो इसलिए मुझे याद है। इसलिए मैं कोई याद रह गया, नहीं तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, किसी ने बनाया ये। अब आप भी बना सकते हो इसको, वो बात की बात है, आप कैसे बनाते हो क्या है। अभी के लिए देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया उसको, तो मेरे यहाँ पर आ गया थंडर क्लाइंट। इसको आपको ओपन करने, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पर ये टैब खुल जाएगा। अभी इसको तो क्लोज कर देते हैं, ये खोल लेते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे। अभी के लिए कुछ भी चीज चालू नहीं है अपनी। एक गेट रिक्वेस्ट मेन यूआरएल पर आ रही है, जो कि मेन डोमेन है। स्लैश का मतलब मेन डोमेन, अगर आप लिखो चाहे मत लिखो, ये स्लैश आपका यहाँ से रीड कर लेता है। ठीक है, आप नहीं लिखो तो भी काम करेगा, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्लैश लिख देते हो, जिससे मेन डोमेन की रिक्वेस्ट जाए। अभी अपन क्या करेंगे, इस कोड को चलाएंगे। मैंने इसका चलाने का कोड पहले लिख दिया था, npm run dev लिखेंगे, एंटर करेंगे। अभी देखो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन सर्वर चालू हो गया है यहाँ पर। अब प्रिंट सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट वगैरह बाद में बताऊंगा। अभी सर्वर यहाँ पर चालू हो गया अपना, कुछ भी दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कंसोल कराया हुआ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ठीक है आपका सर्वर चालू हो गया है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि app.get 2 आर्गुमेंट ले रहा है, एक तो राउट का नेम और एक फंक्शन। ये पूरा पूरा फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे लिसन क्या करता है, ये भी एक पोर्ट लेता है आपका और एक फंक्शन लेता है आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक फंक्शन बना देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फंक्शन बना दिया और मैंने कंसोल लॉग किया, ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, 3000 यहाँ पर पोर्ट है और यहाँ पर 3000 लिख दिया मैंने। इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या है कि जैसे ही अपना ऐप इस पोर्ट पे चालू होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होगा तो कंसोल लॉग ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, मैं सेव करूंगा इसको, सर्वर मेरा रिस्टार्ट होगा। अब देखो आपको पता चल रहा है ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऐप 3000 पोर्ट पर रन हो चुका है। और अब सबसे पहले लिसन करने से पहले आपको क्या करना है, इसकी गेट की प्रॉपर्टी को अपन ने ओवरराइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इस यूआरएल पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, मैं इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो कौन सी आईपी पे भेज रहे हो। आईपी तो मैंने कहीं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका ऐप लिसन होता है वो आपकी लोकल आईपी पे लिसन होता है। ठीक, यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले सब कुछ हटा दो, ये सब कुछ हटा दो। यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है लोकल
होस्ट। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, यहाँ पे प्रोटोकॉल भी लिख दो आप, क्योंकि कई बार आप लिखते हो तो यहाँ पर एरर आती है, वो इसलिए आती है, आप एचटीटीपीएस काम में ले लेते हो, जबकि लोकल होस्ट पे आपका एचटीटीपी चलता है नॉर्मली, आप उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके आप एचटीटीपीएस कर सकते हो, लेकिन जनरली वो एचटीटीपी पे चलता है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ एचटीटीपी लोकल होस्ट, ठीक है, ओ सॉरी एचटीटीपी लोकल होस्ट, पोर्ट कितना है मेरा, पोर्ट लिखने के लिए यहाँ पर फिर आप वैसे कोलन लगाऊंगा और 3000 लिखूंगा, और यहाँ पर कौन सा राउट है मेरा, स्लैश राउट है। अब डोमेन जो भी अपनी आईपी हो गई, अब वैसे तो आप आईपी लिखते हो, लेकिन अभी के लिए आपको पोर्ट भी लिखना पड़ेगा। देखो एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, जब यहाँ पर आप ये लिख रहे हो ना, ये लिख रहे हो मान लो express.js, ये लिखा मैं एनपीएम के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाता हूँ, ये मैं चले गया ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक है, ये यहाँ पे चले गए। अभी देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो सिर्फ आईपी है, पोर्ट तो है ही नहीं, पोर्ट है यहाँ पर आप लिखोगे ना अगर 80, अब यहाँ पर 80 पोर्ट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर एचटीटीपीएस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 443 सॉरी, ठीक है, एचटीटीपीएस अपना 443 पोर्ट पे काम करता है जनरली। इसको एंटर करोगे आप तो देखो ओरिजिनल वो यहाँ से 443 पोर्ट हट गया और ओरिजिनल आपका डोमेन खुल गया। वापस से दिखा देता हूँ आपको, 443 मैंने लिखा, एंटर किया, आपका देखो ओरिजिनल डोमेन खुल गया। एक्चुअली क्या करता है, ब्राउजर को पता है कि 443 पोर्ट एचटीटीपीएस के लिए बाय डिफॉल्ट है, इसलिए वो उसको हटा देता है और ओरिजिनल आपको एक खोल के दे देता है। लेकिन 3000 पोर्ट को वो नहीं समझता, वो नहीं समझता कि 3000 पोर्ट पे आप क्या करना चाह रहे हो, ओरिजिनल डोमेन दिखाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, इसलिए क्या है 3000 पोर्ट अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद में अपना राउट क्या था, जो एपीआई आपने बनाई थी वो क्या थी, यहाँ पर स्लैश थी, तो मैंने यहाँ पे स्लैश लिखा, मैं सेंड करूंगा, देखो जो भी मैंने रिस्पॉन्स वहां से भेजा था वो यहाँ पर आ गया, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ से भेजा था, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गेट की जगह सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, सेव करूंगा, ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000, जैसे ही आपको ये दिखना है सर्वर रिस्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कोड लिख रहे हो तो सर्वर अगर रिस्टार्ट नहीं हुआ तो पुराना कोड चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, नया कोड नहीं चलेगा वो। अब मैंने पोस्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखो क्या है, कैन नॉट गेट, इसका मतलब कि आप यहाँ इस यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट नहीं दे सकते, आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ पोस्ट, मैंने सेंड किया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आगे लिखा हुआ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक ही राउट पे मैं दो तरीके की चीजें कर सकता हूँ, यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट भी बना देता हूँ और पोस्ट रिक्वेस्ट भी बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे गेट लिखूंगा, सेंड करूंगा तो भी काम करेगा, पोस्ट लिखूंगा तो भी काम करेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट, इतना लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम पोस्ट, सेव करूंगा, कोड वापस से चलना चाहिए मेरा, तभी ये रिकम्पाइल होगा, तभी नया कोड आएगा, नहीं तो पुराना ही चलता रहेगा। देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट पे पोस्ट वाला फंक्शन चल रहा है और गेट रिक्वेस्ट पे गेट वाला फंक्शन चल रहा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, बाकी की क्लासेस अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी आप इतने की प्रैक्टिस करो। बाकी का मोंगोडीबी, पहले तो इसी को एपीआई को क्लियर करेंगे, उसके बाद मोंगोडीबी पे आएंगे, फिर एपीआई को मोंगोडीबी से कनेक्ट करेंगे, फिर आप जो भी डेटाबेस के साथ सीआरयूडी ऑपरेशन करके ऐप पे जो भी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय।